हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी में यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक जो कि है सेल इंजरी एंड कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी। ये आज हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से डायरेक्टली जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर सारे के सारे नोट्स जो हैं वो अवेलेबल है। और हमारा इंस्टाग्राम पर भी पेज है, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। MCQs की जो वीडियो है वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है पहले से, वो भी आप देख सकते हैं। और इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेल इंजरी का मतलब क्या होता है। तो सेल इंजरी जो है, इसकी डेफिनेशन ये है कि सेल इंजरी इज़ डिफाइंड एज अ वेराइटी ऑफ स्ट्रेसेस अ सेल एनकाउंटर्स एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेल इंजरी का मतलब ये होता है कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस होने की वजह से जो सेल के ऊपर अलग अलग तरह के स्ट्रेस अप्लाई होते हैं, तो उसकी वजह से जो है सेल में कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, तो उसे सेल इंजरी कहा जाता है। जनरली तो हमारी सेल जो होती हैं बॉडी की, उनके अंदर एक इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से कोई भी चेंजेस जो होते हैं वो एक एक्सटेंट तक तो उसे खुद ही हैंडल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसा चेंज हो जाता है कि हमारी बॉडी उसे खुद से ठीक नहीं कर पाती, तो उसके लिए हमें बाहर से कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। अब जो स्ट्रेस अप्लाई हुआ है उसके लिए जो सेलुलर रिस्पॉन्स होगा वो अलग अलग हो सकता है। एंड ये डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ सेल एंड टिश्यू कौन से इन्वॉल्व है, एंड जो सेल इंजरी है वो कितने हद तक हुई है, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है सेलुलर रिस्पॉन्स। नाउ हम ये टेबल देखते हैं कि एक नॉर्मल सेल है, उसके अंदर कुछ फंक्शनल डिमांड जो है वो चेंज होकर के आ रही है, तो जो हमारा सेल होता है वो एडाप्टेशंस कर लेता है। अब एडाप्टेशंस के अंदर कुछ टर्म्स आती हैं, एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लाशिया, मेटाप्लाशिया एंड डिस्प्लाशिया। और जब जो स्ट्रेस जो है वो रिमूव होता है अल्टर्ड फंक्शनल डिमांड की वजह से, तो उससे जो नॉर्मल सेल जो होता है वो यहाँ पर वापस से रीस्टोर हो जाता है स्ट्रेस के रिमूव होने के बाद। बट वहीं माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस लगता है तो उसकी वजह से रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। तो उसकी वजह से क्या होती है, डीजेनरेशंस हो जाती हैं, सब सेल्यूलर अल्टरेशंस हो जाती हैं, इंट्रा सेल्यूलर एक्यूमुलेशंस हो जाते हैं। बट जब स्ट्रेस को रिमूव किया जाता है तो उससे रिपेयर एंड हीलिंग हो जाती है इस कंडीशन के अंदर। एंड तीसरी सिचुएशन आती है, सीवियर परसिस्टेंट स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। एंड देन इससे फाइनली जो है सेल की डेथ हो जाती है। इसके अंदर कुछ भी जो है हीलिंग या रिपेयर कुछ नहीं हो पाता। सीवियर परसिस्टेंट स्ट्रेस की वजह से फाइनली सेल की डेथ हो जाती है। ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन सेल इंजरी के बारे में। ना नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉजेज़ जो है सेल इंजरी के वो क्या क्या हो सकते हैं। तो मेनली 3 टाइप के जो हैं कॉजेज़ होते हैं सेल इंजरी के। फर्स्ट आते हैं एक्वायर्ड कॉजेज़, जो कि लाइफ टाइम में जीते जीते हम एक्वायर करते हैं। दूसरे आते हैं इडियोपैथिक कॉजेज़। इडियोपैथिक वर्ड का ही मतलब होता है अननोन, मतलब हमें उसका जो रीज़न है वो पता ही नहीं है। एंड तीसरा आता है जेनेटिक कॉजेज़, मतलब हमारे पेरेंट्स से या फिर हमारी जो जनरेशन थी हमसे पहले वाली, उनकी वजह से जो हमारे अंदर आते हैं कॉजेज़, उन्हें जेनेटिक कॉजेज़ कहा जाता है ना। अब हम इन तीनों के अंदर भी अलग अलग पार्ट्स आएंगे, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक्वायर्ड कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर भी सबसे पहला जो है वो आता है हाइपोक्सिया। अब हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी हो जाती है उससे हाइपोक्सिया कहा जाता है। ये मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है सेल इंजरी का। हाइपोक्सिक सेल्स जो होते हैं, मतलब जिनके अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, ये जो है ये एरोबिक मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं कर सकते, क्योंकि एरोबिक रिएक्शंस जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। बट हाइपोक्सिक कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब जो सेल्स की हाई एनर्जी टर्नओवर होता है वो मेनली जो है उनको हाइपोक्सिक इंजरी होने की चांसेस ज़्यादा हैं। हाइपोक्सिया जो है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन की एक कॉज है सेल इंजरी का। इसकी वजह से जो है सेल में इंजरी हो सकती है। इसके अंदर जो सेकंड कॉज है वो आता है फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स में क्या होता है कि कुछ भी मैकेनिकल ट्रॉमा हो गया, जैसे कि रोड एक्सीडेंट हो गया है, ऐसा कुछ हो गया, या फिर थर्मल ट्रॉमा हो गया, मतलब हीट या कोल्ड की वजह से कुछ हो गया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कुछ हो गया, या फिर रेडिएशन यूवी एंड आयनाइजिंग रेडिएशंस हो गई, या फिर रैपिड चेंजेस हो गए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर। तो ये सब जो फिजिकल एजेंट्स की वजह से सेल इंजरी होती है वो जो है वो इस कैटेगरी के अंदर आती है। ये भी एक एक्वायर्ड कॉज ही होगा, क्योंकि हमारी लाइफ के टाइम में ही ये हमें होगा, तो इस वजह से इस तरीके से जो है फिजिकल एजेंट जो है सेल इंजरी कॉज करते हैं। नेक्स्ट आता है केमिकल्स एंड ड्रग्स।
अब कुछ केमिकल्स एंड ड्रग्स जो हैं वो भी सेल इंजरी को इंड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि केमिकली पॉइजनस सब्सटेंसेस है, इनकी वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कलीज हैं, इनकी वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। एजेंट्स जो कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करते हैं, इनकी वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। देन ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन जब वो ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। ग्लूकोज एंड सॉल्ट हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर हो जाएंगे तो उसकी वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। नारकोटिक ड्रग्स या फिर अल्कोहल के कंजप्शन की वजह से भी हो सकती है। ड्रग एब्यूज़ या फिर थेरापेटिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ड्रग्स का, इन सब की वजह से जो है सेल इंजरी हो सकती है। तो ये केमिकल्स एंड ड्रग्स कॉजेज़ के अंदर आता है। नेक्स्ट जो कॉज है एक्वायर्ड कॉज, वो है माइक्रोबियल एजेंट्स। अब कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं, अलग अलग तरह के बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं इन्फेक्शन, तो उसकी वजह से भी जो है सेल में डैमेज हो सकता है एंड वो भी जो है सेल इंजरी का कॉज बन सकता है। कोई भी जो माइक्रोबियल एजेंट होता है वो टॉक्सिन्स या फिर कुछ ना कुछ हमारी बॉडी के अंदर इंड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से सेल इंजरी जो वो हो जाती है। बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंजाई हो गए, प्रोटोजोआ हो गए एंड कोई भी पैरासाइट हो गए, ऐसे बहुत सारे माइक्रोबियल एजेंट्स हैं जो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है सेल्यूलर इंजरी हो जाती है। नेक्स्ट जो कॉज है वो है इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स। अब क्या होता है, हमारी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और ये हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं या कुछ ऐसे एजेंट हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे ऊपर ही अटैक कर देता है, जिसे ऑटो इम्यूनी डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के ऊपर रिएक्ट करके और हमारे सिस्टम में ही दिक्कत कर देता है। तो इस तरीके से जो है इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स के द्वारा सेल इंजरी होती है। जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस जो है ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही होता है। तो इस तरीके से ये वाला जो फैक्टर है इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स, इस तरीके से सेल इंजरी कॉज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ न्यूट्रिशनल डीरेंजमेंट्स। इसका ये मतलब होता है कि जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर जो जो न्यूट्रिशन सब्सटेंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं उसकी डेफिशिएंसी हो गई या कुछ भी उसके अंदर इम्बैलेंस हो गया, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर सेल इंजरी हो जाती है। हमारे सेल्स जो हैं वो उसकी वजह से भी डैमेज हो सकते हैं। जैसे कि कभी प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो गई तो उसकी वजह से क्वाशियोकर डिजीज़ हो सकती है, मैरेस्मस डिजीज़ हो सकती है, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। वैसे ही अगर किसी चीज़ का जो अमाउंट है वो बढ़ भी गया हमारी बॉडी के अंदर तो उसकी वजह से भी जो है अलग अलग तरह की डिजीज़ हो सकती है एंड सेल इंजरी हम उसे कह सकते हैं। अब जो लास्ट फैक्टर है जो एक्वायर्ड कॉजेज़ के अंदर आता है वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स किस तरीके से सेल इंजरी कॉज करते हैं, तो जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि डिप्रेशन हो गया, सिज़ोफ्रेनिया हो गया, जो कि ये एंजाइटी भी बहुत सारे काम की ओवरलोड की वजह से या फिर फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो ये डिसऑर्डर्स जो हैं वो डायरेक्टली सेल इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, बट इन फैक्टर्स की वजह से जैसे लोगों को ड्रग एडिक्शन हो जाता है, अल्कोहलिज्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो ड्रिंक करने लग जाते हैं, स्मोकिंग का उनको आदत हो जाती है, तो इसकी वजह से जो है सेल इंजरी हो सकती है। जैसे कि इसकी वजह से लंग कैंसर भी हो सकता है, पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है, हाइपरटेंशन भी हो सकता है, लिवर भी डैमेज हो सकता है। तो इस तरीके से जो है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सेल इंजरी कॉज करते हैं। सो यहाँ पर एक्वायर्ड कॉजेज़ कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं ईडियोपैथिक कॉजेज़। सो ईडियोपैथिक कॉजेज़ का मतलब अननोन कॉज, तो इसके अंदर ईडियोपैथिक डिजीजेज़ आती हैं। ईडियोपैथिक का मतलब क्या होता है कि उसका कॉज हमें नहीं पता, अननोन कॉज। तो बहुत सारी बीमारियों के कॉज हमें पता होते हैं, लेकिन जो ऐसी बीमारियां हैं जिनका हमें कॉज ही नहीं पता होता उसकी वजह से जो सेल इंजरी आती है वो इस कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे हाइपरटेंशन है तो उसके अंदर जो 95% जो टाइप ऑफ हाइपरटेंशन होती है वो ईडियोपैथिक होती है क्योंकि उसका कॉज हमें पता ही नहीं होता। तो ये वाली चीज़ जो है वो इस फैक्टर के अंदर आती है ना। लास्ट जो आता है वो आता है जेनेटिक कॉजेज़। सो जेनेटिक कॉजेज़ मतलब हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी वजह से जो हमारे अंदर सेल इंजरी होती है। फर्स्ट जो इसके अंदर आता है वो आता है डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स। मतलब जिस टाइम एक बेबी अपनी मदर के अंदर होता है उसी टाइम अगर उसके अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है जिसे फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ कहते हैं, तो इसे जो है डेवलपमेंटल डिफेक्ट कहा जाता है। मतलब उसी टाइम बेबी के ग्रो होने में कुछ दिक्कत आ जाती है, तो इसको जो है डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स कहा जाता है एंड इसकी वजह से सेल इंजरी जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट जो इसके अंदर ऑप्शन आता है वो है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है आरबीसी को इफ़ेक्ट करता है। इसमें जो नॉर्मल आरबीसी की शेप होती है वो सिकल शेप के अंदर चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जो है उसमें डिफेक्ट आ जाता है एंड ये जो है सेल इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। ये हो गया सेल इंजरी की डेफिनेशन एंड देन कॉजेज़ जो होते हैं सेल इंजरी के वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि 10 मार्क्स के अंदर इसे बहुत
अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।